सुमन एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी बहू, जिसकी सुबह रसोई से शुरू होती थी और रात भी रसोई पर ही आकर खत्म होती थी। सुमन अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। वो एक अच्छी बहू भी थी, अच्छी पत्नी और माँ भी, और एक अच्छी भाभी भी। पर वो जितनी भी अच्छी हो, उसे कभी भी प्रशंसा नहीं मिलती थी। बस हमेशा उसमें कमियां ही ढूंढी जाती थी। सुमन, क्या यार, तुमने आज फिर पोहा बना दिया। तुम्हें पता है ना, मैं पोहा इतना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें अपने लिए आलू के पराठे बोले थे, पर तुमने वो नहीं बनाए। पोहा बनाना आसान होता है ना, आलू के पराठे बनाने में मेहनत लगती है। इसलिए बहू रोजाना वही काम करती है रसोई में जो आसानी से हो जाए। उसे अपने हाथों से मेहनत करनी अच्छी नहीं लगती। माँ, अभी तो मैं पोहा खाकर जा रही हूँ, पर प्लीज भाभी को कहना शाम को मेरे लिए राजमा चावल बना देंगी। बहुत दिनों से मन हो रहा है और पिछले 2 दिन से मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे लिए राजमा चावल बना दो, पर वो कभी गोभी आलू की सब्जी बना देती है, कभी टिंडे बना देती है, कभी भिंडी बना देती है, पर राजमा चावल वो एक बार भी नहीं बनाती। मैं बोल दूंगी, तू टेंशन मत ले, आज रात में राजमा चावल ही बनेंगे। पर माँ जी, मैंने तो रात के लिए चने भिगो दिए हैं। इन्होंने ही बोला था कि छोले भटूरे खाने का मन है। एक काम करो ना, मेरे लिए छोले बना लो, गरिमा के लिए थोड़े से राजमा बना दो। चावल तो बन ही रहे, दोनों चीज बना देना। उसमें कौन सा इतनी मेहनत लगती है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें बनाने में इतना टाइम लगता होगा। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पहले ही देर हो गई है। अभी तुमने आज लंच में मुझे क्या पैक करके दिया है? भिंडी की सब्जी, आपने कल रात को बोला था। हाँ हाँ ठीक है, सही किया। कम से कम तुमने ये काम तो ठीक किया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहू, तुमने भिंडी की सब्जी बनाई है और मैंने 1 हफ्ते से जो करेले लाकर दिए हुए हैं वो तुमने अभी तक नहीं बनाए। बाबूजी, करेले बिल्कुल खराब थे, मैंने फेंक दिए, ठीक नहीं थे। खराब निकले थे? पर मैं तो जो है बहुत बढ़िया करेले लेकर आया था। क्या पता, खराब बोलकर ऐसे ही फेंक दिए होंगे। मेहनत तो करना चाहती नहीं है बहू, रसोई के कामों से न जाने से क्या तकलीफ होती है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। बाबूजी ने कल मुझे कटहल बोला था बनाने के लिए, मैंने बनाया था ना, और वो तो कितना मुश्किल है काटना, फिर भी मैंने पूरी मेहनत के साथ कटहल को काटा भी और बनाया भी। आप फालतू में मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। आप सबको क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती और रसोई में मैं काम से जी चुराती हूँ? तो ठीक है, आज से मैं रसोई में हड़ताल करती हूँ। मैं रसोई में कुछ नहीं बनाऊंगी। जिसको जो खाना है बनाना है खुद बना ले, पर मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, रसोई में घुसूंगी तक नहीं। हाँ हाँ, कर दे हड़ताल, हम खुद बना लेंगे। तुम्हारी रसोई में जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जो है अपने दोस्त श्यामलाल के घर जा रहा हूँ, उसके घर करेले की सब्जी बनी है। हाँ, अभी अभी फोन आया था, आज मैं दोपहर में वही रोटियां खाऊंगा। हाँ। सुमन के ससुर अपने दोस्त के घर चले गए। सास को लगा कि सुमन ने गुस्से में बोल दिया है, शाम को अपने आप ही रसोई में जाएगी और रात का खाना बनाने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है। आप तो मुझे डेली रात को जल्दी डिनर दे देते हो, पर आज आपने कुछ भी नहीं बनाया। पिंकी बेटा, आज का डिनर मैं नहीं बनाऊंगी। देखो घर में कौन डिनर बना रहा है, जो बनेगा वही खा लेना। ओके मम्मी, मैं पापा से जाकर पूछती हूँ। क्या बात है सुमन, आज रसोई में कुछ नहीं बनेगा? हम सब भूखे ही सोने वाले हैं क्या? सबके खाने की जिम्मेदारी मैंने ही ली हुई है क्या? घर में और भी तो लोग हैं। वैसे भी मेरे हाथों की उंगलियों में आज बहुत दर्द है। मुझसे रसोई में कोई काम नहीं होगा। और हाँ, मैं अगले कुछ दिनों तक आराम करने वाली हूँ। मैं रसोई का कोई काम नहीं करूंगी। एक काम करता हूँ, मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। कौन कौन है जो मेरे साथ पिज्जा खाने वाला है? चाचू, मुझे पिज्जा खाना है। मेरे लिए भी पिज्जा ही ऑर्डर कर दो भैया, मेरे बस की नहीं है रसोई में अपने लिए कुछ बनाना। मैं वैसे ही कॉलेज से थकी हुई आई थी। मैं तो इतने सारे प्लान बना रही थी कि रात में राजमा चावल खाने को मिलेंगे, पर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है मानो रसोई में हड़ताल चल रही है। रसोई में कुछ भी नहीं बना हुआ। तो ठीक है, आज सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। वाह, क्या बात है। जब मैं कहती थी कि मैं थकी हुई हूँ, तब तो कोई नहीं कहता था कि हम पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। आज मैंने रसोई में खाना नहीं बनाया तो सब पिज्जा खाने के लिए तैयार हो गए। बहुत बढ़िया। उस रात सबने पिज्जा खाया, पर हर सुबह सबको गरम गरम चाय पीने की आदत थी, पर आज सुबह किसी को भी चाय नहीं मिली। अरे गरिमा, तुझे पता है चीनी कहाँ रखी है? चीनी का डिब्बा खाली है, तेरे बाबूजी के लिए चाय बनानी थी। मुझे क्या पता मम्मी, मैं कभी रसोई में जाती हूँ जो मुझे पता होगा। चाय तो भाभी बनाती है ना, उनसे पूछो। सुमन घर पर नहीं है, सुबह सुबह पार्क में घूमने गई है। बताओ तो, रसोई के काम छोड़कर अब वो महारानी घूमने में लगी हुई है। मोहित, जा बाजार से चीनी और दूध लेकर आ, तेरे बाबूजी के लिए चाय बनानी है। क्यों, दूध तो सुबह आ जाता है ना? आ जाता है, पर हमेशा सुमन ही दूध लेती है। मुझे लगता है दूध वाला घंटी बजाकर चला गया, हम में से किसी की भी आंख नहीं खुली। सुमन के रसोई में हड़ताल करने से घर में हर कोई परेशान हो रहा था। कोई नहीं था जो रसोई में जाकर खाना बनाने को तैयार हो जाए। सुमन को टेंशन तो थी कि घर में सब परेशान हो रहे हैं, पर वो ये चाहती थी कि उसकी कदर हो, उसके महत्व को समझा जाए, घर में सबको उसकी अहमियत हो। और शायद अब घर में सबको महसूस होने लगा था कि सुमन के बिना पूरा घर बिखर रहा है। बिमला, पिछले 2 दिन से कुछ ढंग का नहीं खाया। बच्चे जो है बाजार का कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं। मेरा पेट जो है गड़बड़ हो रहा है। सुमन बहू मेरे लिए लौकी, टिंडे, तोरी और बाकी हल्की दालें बना दिया करती थी। अब जिसको देखो कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी चाउमीन।
कभी भटूरे छोले, पता नहीं कुछ ना कुछ बाजार से आता ही रहता है। न गरिमा कोई खाना बनाती है ढंग से, ना ही तुम बनाती हो। तुम तो जानते ही हो, जब से सुमन बहू आई है मैं तो रसोई में काम करना भूल ही गई हूँ। सुमन मुझे कोई काम ही नहीं करने देती थी। सुनो जी, मुझे तो लगता है हमने अपनी बहू के साथ बहुत अन्याय किया है। हमने अपनी बहू को कभी महत्व नहीं दिया, हमेशा उसे ताने ही सुनाए हैं। सुमन रसोई में सारा दिन काम करती है, सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है, पर हम कभी भी उसकी प्रशंसा ही नहीं करते, हमेशा उसकी कमियां ही निकालते रहते हैं। गलती तो हम सबसे हुई है, हम सब सुमन से माफी मांगेंगे। मम्मी आप शायद ठीक कह रहे हो, भाभी रसोई में सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती रहती है। अब तो मैं और गरिमा भी बाजार का खाकर थक गए। मैं तो भाभी को सॉरी बोल रहा हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रसोई की हड़ताल खत्म कर दें। और आगे से मैंने तो सोच लिया है, मैं खुद भाभी की हेल्प किया करूंगा, वो बेचारी अकेली लगी रहती है। आप ठीक कह रहे हैं भैया, मैं भी भाभी की हेल्प किया करूंगी, पर अभी तो भाभी हम सबसे नाराज है और मेरा तो कल जन्मदिन है। हर साल भाभी मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए मेरी पसंद की छेना की मिठाई बनाती है, इस बार मेरा जन्मदिन भी रह जाएगा। बुआ, मम्मी रसोई में मिठाई ही बना रही हैं। उन्होंने कहा है कि कल आपका जन्मदिन है। पिंकी की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और सीधा रसोई की तरफ दौड़ते हैं। सुमन रसोई में अपनी प्यारी ननद गरिमा के लिए छेना की मिठाई बना रही थी और साथ में सुमन ने और भी बहुत सारे पकवान बनाए थे। ऐसा लग रहा था मानो घर में फिर से रौनक आ गई है और रसोई फिर से चहकने लगी है। उस दिन के बाद सबने अपने व्यवहार को बदल लिया और सबकी नजरों में सुमन का सम्मान बढ़ गया। कांताबाई नंदिनी के यहाँ झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम करती थी। उसके पति की मौत बहुत पहले हो गई थी। कांताबाई का एक बेटा था दीपक। दीपक इस साल 10वीं की परीक्षा देने वाला था। दीपक मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो कंप्यूटर क्लास में भी एडमिशन लेना चाहता था ताकि वो अपनी पढ़ाई और भी अच्छे से कर सके। इसलिए उसने अपनी माँ से इसके लिए कहा। एडमिशन में कुछ ज्यादा पैसे लगने थे, उतने पैसे कांताबाई के पास नहीं थे, तो उसने वो पैसे अपनी मालकिन नंदिनी से मांगे। लेकिन जैसे ही कांताबाई ने नंदिनी से पैसे मांगे, नंदिनी उखड़ गई। अरे जब देखो पैसे मांगती रहती हो, पैसे का कोई पेड़ पर उगते हैं? महीने के अंत में तो देते ही है ना तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह, मुफ्त में तो काम नहीं करवाते तुमसे। मेम साहब ऐसा तो मैंने नहीं कहा, वो बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा दीपक कंप्यूटर क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, उसी के लिए पैसों की जरूरत थी। नंदिनी ये सुनकर तो और भी आग बबूला हो गई। वाह 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 वाह, ये लो, इसे कहते हैं जेब में फूटी कौड़ी नहीं और सपने देखेंगे 5 स्टार में पार्टी के। देखो कांता, तुम्हें बुरा लगे या भला, लेकिन सच बोलने में अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं समझी नहीं मेम साहब। देखो, तुम इतनी मेहनत करके 2 पैसे कमाती हो, उन पैसों को अगर जोड़ो तो भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। क्यों बिना मतलब कंप्यूटर क्लास और दीपक की पढ़ाई लिखाई पर पैसे बर्बाद कर रही हो? कुछ नहीं मिलना उसे, यहाँ अच्छे अच्छे पढ़ लिख कर घूम रहे हैं। तुम्हारा बेटा कौन सा तीर मार लेगा? काम वाली का बेटा है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मेरी मानो उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और उसे भी किसी काम धंधे में लगवाओ। नंदिनी की बात शुरू में कांता को बुरी तो लगी, लेकिन बाद में उसे सही में ऐसा लगने लगा कि ज्यादा पढ़ लिख कर दीपक क्या ही कर लेगा। वो अगले दिन ही उसके स्कूल गई और उसके प्रिंसिपल से मिली। जी सर, मैंने बिल्कुल तय कर लिया है, आप उसका नाम स्कूल से काट दीजिए, अब दीपक आगे नहीं पढ़ेगा। कांता, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? मुझे सब पता है सर, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब दीपक नहीं पढ़ेगा। कांता, एक बात बताओ, क्या हर हरे भरे पेड़ को कोई काटता है? तुम्हारा बेटा क्या है शायद तुम्हें नहीं मालूम। 9वीं में उसके गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं, अंग्रेजी में 99, हिंदी में 99, कमोबेश सभी विषय में उसने टॉप किया है। वो भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करेगा कांता, तुम मेरी मानो, उसकी पढ़ाई मत छुड़वाओ। सर मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे नंबरों का नहीं पता, लेकिन पता नहीं आपकी बातों पर भरोसा करने का दिल करता है। ये कहकर कांता वहाँ से चली गई। घर जाकर उसने अपना मंगलसूत्र बेच दिया क्योंकि वो अब उसके किसी काम का नहीं था। कांता नंदिनी के यहाँ काम करती रही। दीपक ने कंप्यूटर क्लास में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे समय बीता। दीपक ने बोर्ड की परीक्षा दी। जब उसका रिजल्ट आया तो वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। नंदिनी को भी ये बात पता लग गई। वो मन ही मन बहुत चिढ़ गई। उसे लगने लगा कि कांता ने उसकी बात नहीं मानकर उसका अपमान किया है। खैर उसने ये बात उससे कही नहीं, लेकिन ये बात उसके मन में बैठ गई थी। कुछ समय और बीता। इंटरमीडिएट में भी दीपक ने टॉप किया। वो ये बात अपनी माँ को बताने खुशी खुशी घर पहुँचा, लेकिन घर पर उसकी सारी खुशी आंसुओं में बदल गई। उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। वो उसे लेकर अस्पताल पहुँचा। आपकी माँ को मेजर हार्ट अटैक आया था। आप कुछ देर और करते तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाते। अब आपको अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना होगा। अभी कुछ दिन उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कुछ दिन बाद कांता अस्पताल से आ गई। वो फिर से काम पर जाना चाहती थी, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। नहीं माँ, अब तुम काम पर नहीं जाओगी, मैं काम करूँगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो तुम्हें बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है। नहीं माँ, मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, अब मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। नहीं बेटा, चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें पढ़ाई छोड़ने बिल्कुल नहीं कहूँगी। मुझे आज भी याद है तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, इसकी पढ़ाई मत छुड़वाना। लेकिन दीपक अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब कांता इस बात पर राजी हुई कि वो काम भी करेगा और पढ़ाई भी। दीपक ने कुछ जगह काम के लिए ट्राई किया, लेकिन बात नहीं बनी। वो परेशान रहने लगा। एक दिन कांता नंदिनी के यहाँ अपने बेटे के लिए कुछ काम मांगने गई।
मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि बेटे को काम करने का हो, तुम्हें ही उसे पढ़ाने का शौक चढ़ा था। अब क्या हुआ, सारे शौक उतर गए? मेम साहब, वो पढ़ाई नहीं छोड़ रहा, वो दिन में काम करेगा और रात को पढ़ेगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि नंदिनी के पति सागर वहाँ आ गए। उन्होंने उन दोनों की बातें सुनी और कांता से कहा, कांता, मुझे अपने ऑफिस में एक ऑफिस बॉय की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को कल से काम पर भेज दो। लो कांता, तुम्हारे बेटे के तो भाग्य खुल गए। ऐसा कहाँ होता है कि नौकरी की जरूरत हो और नौकरी चलकर घर आ जाए। दीपक नंदिनी के पति के ऑफिस में काम करने लगा। पूरे ऑफिस की सफाई, गेस्ट के लिए चाय बनाना और पिलाना और इधर से उधर फाइल पहुंचाने का काम था उसका। वो सारा काम बहुत मन लगाकर करता। ऑफिस में जब उसे समय मिलता तो वो पढ़ाई में लग जाता। ऑफिस से छूटने के बाद इवनिंग कॉलेज में जाता। एक दिन की बात है, ऑफिस का काम खत्म करके वो अपने इवनिंग कॉलेज की ओर जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि कुछ दिनों से जहाँ रोड निर्माण का काम चल रहा था वहाँ काफी भीड़ है। वो वहाँ गया तो उसने देखा कि एक आदमी वहाँ खड़े कुछ इंजीनियरों को गुस्से में डांट रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन लगता है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है। मेरे रहते हुए अगर करप्शन किया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुन रहे हैं आप लोग? तुम लोगों के करप्शन का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, लेकिन वो क्यों भुगते? तुम लोगों को भुगतना होगा। उसके बाद वो आदमी वहाँ से सड़क निर्माण के कुछ मटेरियल को उठाता है। क्या है ये है? इसमें मिलावट, उसमें मिलावट, हर चीज में मिलावट। इन सामग्रियों से सड़क बनी तो 1 साल भी नहीं टिक पाएगी। सरकार जब पूरे पैसे दे रही है तो अच्छा काम क्यों नहीं हो रहा है? हम यहाँ जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, लेकिन लगता है तुम लोग किसी और की सेवा कर रहे हो। मेरे रहते ये नहीं चलेगा। मैं अभी के अभी तुम सभी को सस्पेंड करता हूँ। कल से यहाँ नई टीम काम करेगी और हाँ, तुम सभी लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी। वहाँ खड़े सड़क निर्माण से जुड़े इंजीनियर उससे माफी मांगते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। थोड़ी देर में वो आदमी अपनी सरकारी गाड़ी जिस पर कलेक्टर लिखा था उसमें बैठकर चला गया। दीपक जब घर पहुंचा तो पूरी रात उस कलेक्टर साहब के बारे में सोचता रहा। उसने तय कर लिया कि वो कलेक्टर बनेगा और जनता की सेवा करेगा। इस बीच ग्रेजुएशन की उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। उसने उसमें भी टॉप किया। एक दिन नंदिनी कुछ काम से अपने पति के ऑफिस आई हुई थी। दीपक उस समय खाली था, इसलिए अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि नंदिनी कब आई। नंदिनी ने देखा कि वो किताब पढ़ने में मगन है। उसने सबके सामने ही उसे जोरों से डांट दिया, तुम यहाँ काम करने आते हो या पढ़ाई करने? तुम्हें हम काम के पैसे देते हैं, टाइम पास करने के नहीं। मेम साहब, वो खाली था इसलिए पढ़ने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा क्या पढ़ रहे थे, जरा मैं भी देखूं तो। उसके बाद उसने दीपक की किताबें उठा ली। वो आईएएस की तैयारी की किताबें थी। उसे देखकर नंदिनी फिर से भड़क गई। देखो, सपने देखना बुरा नहीं, लेकिन औकात में रहकर ही सपने देखने चाहिए। ज्यादा उड़ोगे तो मुंह के बल ऐसा गिरोगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। नंदिनी की बात दीपक के दिल में चुभ गई। उस दिन के बाद वो ऑफिस में तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अब उसके सपने और मजबूत हो गए थे। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहले उसने प्रारंभिक परीक्षा पास की, फिर मुख्य और उसके बाद इंटरव्यू में तो उसने झंडे गाड़ दिए। जब उसका रिजल्ट आया तो आईएएस परीक्षा में उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 3 थी। दीपक ने ये बात अपनी माँ को बताई। मुझे तो पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा, बहुत बड़ा। पहले तेरे प्रिंसिपल ने मुझसे ये बात कही थी बेटा। सब तेरा आशीर्वाद है माँ। तू ही मेरी हिम्मत है, तू ही मेरी सफलता, तू ही मेरी प्रेरणा। हर अखबार और न्यूज़पेपर पर उसकी कामयाबी की चर्चा हो रही थी। नंदिनी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कामवाली का बेटा कैसे कलेक्टर बन गया, क्योंकि उसने तो पहले से ही तय कर रखा था कि कामवाली का बेटा तो ड्राइवर या चपरासी ही बनेगा। एक इंटरव्यू में दीपक ने अपनी सफलता के पीछे अपनी माँ का हाथ बताया और लोगों की प्रेरणा के लिए